बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम दुआ है। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। मुझसे बड़े दो भाई हैं। मेरे वालिद का अपना कारोबार है। हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। ताया और चाचा नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं और हम ऊपर वाले पोर्शन में। दादा दादी जब तक ज़िंदा थे, इसलिए घर में सुबह का नाश्ता एक साथ होता था। इसके बाद तीनों भाइयों ने अपना अपना किचन अलग कर लिया। हमारे घर में सब मिलजुल कर बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे और कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मेरे अब्बा की शादी ताया की शादी के एक साल बाद हुई थी, मगर ताया की पहली औलाद ना हो सकी, इसलिए पूरे ख़ानदान में मेरा भाई सबसे बड़ा ख़ानदान भर का लाडला था। घर वालों की ये आदत थी कि कभी किसी फ़कीर या मांगने वाले को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। बचपन से देखती आ रही थी, एक फ़कीर ने हर महीने बाद अपनी बेटी को हमारे घर ले आती थी। वो किसी से भीख नहीं मांगता था, सिर्फ मेरे अब्बू से बात करके और इनसे थोड़े बहुत पैसे लेकर चला जाता था। इस फ़कीर की बेटी बहुत खूबसूरत थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। जब वो अपने बाप के साथ हमारे घर में आती तो मेरा भाई इसके साथ खेलने लग जाते थे। एक दिन अब्बू ने हमें इनके साथ खेलते देख लिया तो हमें झिड़क दिया और कहा कि फ़कीरों के बच्चों के साथ नहीं खेलते। हालांकि वो लड़की अगरचा फ़कीरनी थी, मगर इसका हुलिया साफ़ सुथरा था। वो कहीं से भी फ़कीरनी नहीं लग रही थी। मगर अब्बू ने इस दिन के बाद से इस बच्ची और फ़कीर को दाखिला घर में मना कर दिया था। मुझे लगा कि बस अब यही बात ख़त्म हो गई है, मगर अब्बू अक्सर इस फ़कीर से एक गली के बाहर मिलते रहते थे और इसे पैसे भी देते थे। कई दफ़ा जब मैं अब्बू के साथ बाज़ार स्कूल जा रही होती थी तो वो फ़कीर अचानक कहीं से निकल आता था और अब्बू एक तरफ जाकर इसे ढेर सारे पैसे दे देते थे। ये सिलसिला मेरे बचपन से चलता जा रहा था। मुझे कभी समझ नहीं आई थी कि मेरे अब्बू इस फ़कीर पर इस कदर मेहरबान क्यों थे और क्यों इतने पैसे इस फ़कीर को देते थे। मैं ख्याल में बड़ी होने लगी तब हमने वो इलाका ही छोड़ दिया था और किसी और जगह का रहने लगे थे। रफ्ता रफ्ता वो फ़कीर इसकी बेटी मेरे दिमाग से निकल गई। ज़िंदगी के दिन भागते दौड़ते गुजरने लगे। चौंक मेरा भाई बड़ा था, इसीलिए बहुत अरसे से हमारे घर में भाई की शादी की बातें हो रही थी। मेरा बहुत शौक़ था कि मैं अपनी मर्ज़ी की लड़की से भाई की शादी करूं, मगर हैरत की बात यह थी कि जब भी भाई की शादी की बात की जाती तो वो कहता, आप मुझे अभी थोड़ा वक्त दो, मैं फ़िलहाल अपने बिज़नेस की वक्त देना चाहता हूँ। क्यों कहते हैं कि अभी मेरी शादी का मूड नहीं। जो करते करते 3 साल हो गए। हम जो भी रिश्ता भाई के लिए लाते वो लड़की देखे बगैर इनकार कर देता। अब मुझे भाई पर शक होने लगा था, कहीं वो किसी और लड़की को तो पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने अक्सर भाई को इस वक्त टहलते देखा और वो किसी से सारी रात फ़ोन पे बात करता था। एक दिन मुझे रात के वक्त प्यास लगी, पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई। कमरे की लाइट जलती देखी तो इनके बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे तजस्सुस हुआ तो मैं इनके दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो गई। भाई फ़ोन पर किसी लड़की के साथ बात कर रहा था और कह रहा था कि अगर किसी घर में किसी से मैंने ये बात का जिक्र किया कि मुझे किसी लड़की से शादी करनी है जिसका ख़ानदान फ़कीर है तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी ही करूँगा। मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, तुम फिक्र ना करो। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा भाई एक फ़कीरनी के चक्कर में था। अगर घर में किसी को पता चलता तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। ख़ानदान बहुत बड़ा ऊंचा था, माशरे में हमारी बहुत इज़्ज़त थी। अगर फ़कीरनी से शादी कर लेता तो हमारी बहुत बदनामी होती। मैं बहुत फ़िक्रमंद हो गई थी। मुझे जल्द अज जल्द कोई सोचना था। मैं अब अपने ख़ानदान की इतनी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। अगले दिन जैसे ही मेरा भाई बाहर निकला, मैं भी इसके पीछे पीछे चलने लगी। देखो तो सही कौन है वो लड़की जिसने मेरे भाई को अपने जाल में फंसाया हुआ है। चलते चलते भाई एक फ़कीरों की बस्ती में पहुंच गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ये जगह पहले भी देख रखी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कहाँ देखी है ये जगह। शायद मेरा भाई एक झोंपड़ी के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद झोंपड़ी से जो शख्स बाहर निकला, इसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं इस शख्स को पहले ही नज़र में पहचान चुकी थी। यह वही फ़कीर था जो कई साल पहले अब्बू से पैसे लेने हमारे घर तक आ जाता था। मैं हैरान थी कि भाई इसके पास क्या करने आता है। कुछ देर बाद वो लड़की जो भाई के साथ इस झोंपड़ी से निकली, से देखकर मेरा दिल चाहा कि मैं रोने लग जाऊँ। ये वही लड़की थी जो बचपन में हमारे घर आती थी। अब मुझे ये सब याद आ गया कि मैं बचपन में कई बार अब्बू के साथ इस जगह पर आई थी। वो इस फ़कीर को पैसे देने जहाँ पर आते थे। मुझे इस बात पर झटका लगा कि भाई के साथ इस लड़के का राब्ता
क्या वो कैसे हुआ, मेरा भाई इस लड़की से कैसे मिला। अभी मैं इन्हीं सोचों में ही मगन थी कि वो दोनों वहाँ से चले गए। मेरा भाई इस लड़की को लेकर बाजार चला गया। इसने इस लड़की को ढेर सारी शॉपिंग करवाई और वापस छोड़ने भी आया। मैं मुसलसल दोनों के पीछे थी और इनको एहसास नहीं था कि कोई इनका तंका भी कर रहा है। मुझे अपने भाई पर हैरत थी कि वो जानता तो है कि हमारा ख़ानदान किस किस्म का है, इसके बावजूद वो इस लड़की के चक्कर में पड़ गया है। घर में कोई भी इसका पीछा किया और ये जानकर मुझे काफ़ी दुख हुआ कि वो मेरा भाई इस लड़की के मामले में काफ़ी आगे बढ़ गया है। अब तो इसने घर में ज़िद कर दी थी कि वो इस लड़की से शादी करेगा। एक दिन मैं इस लड़की से मिलने इसकी बस्ती में चली गई। मैंने जाकर इसे कहा कि वो मेरे भाई से दूर रहे, हम किसी फ़कीर के साथ अपने भाई की शादी नहीं करेंगे। मैंने इसे बहुत बातें सुनाई मगर वो मेरी बातों के जवाब जाने इसने कहा कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, अब तो मैं तुम लोगों की ज़िंदगियों में दाखिल होके ही रहूँगी, अब बहुत जल्द घर में भी आ जाऊँगी। जब पूरे ख़ानदान को पता चला कि मेरा भाई एक फ़कीरनी लड़की से शादी करना चाहता है तो सब ने मना कर दिया और भाई को बहुत समझाया, लेकिन फिर भी मेरे भाई की ज़िद पर सब मान गए, सिवाय अब्बू के। अब्बू ने भाई को घर से निकालने की भी धमकी दी। मगर एक दिन वो लड़की घर आई और कहने लगी कि मुझे अपने वालिद से मिलवाओ, मैं खुद इनसे बात करती हूँ, मुझे मना नहीं करेंगे। हमें हैरानगी हुई कि वो भला कैसे अब्बू को मना सकती है, वो तो किसी को भी नहीं सुनते। खैर हमने इसे बता दिया कि अब्बू ऊपर वाले कमरे में मौजूद हैं। अब्बू से बात करने के लिए इनके कमरे में चली गई। हमें यकीन था कि अब्बू नहीं मानेंगे, भला वो इस लड़की के बात क्यों मानेंगे और अपने बेटे की शादी एक फ़कीर ख़ानदान में क्यों करेंगे। पता नहीं इस लड़की और अब्बू में क्या बात ख़ास हुई कि जब वो नीचे आई तो मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद अब्बू भी नीचे आ गए और इस लड़की के भाई से शादी का ऐलान कर दिया। जिसने भी सुना इसने हैरत का इजहार ही किया, मगर भाई बहुत खुश था। शादी की तैयारी भी सारी इन दोनों ने मिलकर की थी। बहुत जल्द फ़कीरनी मेरी भाभी बनकर घर आ गई। इसका नाम माहिरा था। जब से वो घर में आई थी मेरे अब्बू चुपचाप से हो गए थे, हर वक्त परेशान रहते थे। मेरी भाभी मुझसे बहुत प्यार से पेश आती थी, जबकि मैं इससे दूर भागती थी। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि इसकी हरकतें काफ़ी मशकूक थी। वो सिर्फ अब्बू के ही आगे पीछे फिरती थी। बहाने से इनके सामने जाकर इनको वो रोज़ सुबह से शाम तक बाहर रखती। वो घर की कीमती चीज़ें बहाने से अपने घर वालों को देती। अब तो इसने भाई को भी पूछना छोड़ दिया था, इससे तक ना करती और वो बेचारा परेशान होता। मैंने ये क्या किया? अक्सर मैं अपने कमरे से बाहर निकलती थी, वो अब्बू के कमरे की तरफ जाते हुए देखती थी। कभी ले जाया करती थी, कभी चाय और कभी कुछ। और मेरे अब्बू जो किसी को अपने आगे बोलने नहीं देते थे, इस लड़की के सामने तो जैसे इनको साफ सूंघ गया था। वो लड़की जो कहती थी वो चुप करके मान जाते थे। एक दिन हम सब को पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। मेरी भाभी ने एकदम कहा कि कोई भी पिकनिक पर नहीं जाएगा, मेरी मर्ज़ी के बिना अब इस घर में कुछ भी नहीं होगा, अब इस घर के सारे फैसले मैं करूँगी। मैंने चलाकर कहा कि तुम कौन होती हो इस घर के फैसले करने वाली, तुम अपनी हाथ में रहो। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, जैसे तुम इस घर की बेटी हो वैसे भी मैं ही हूँ। क्योंकि इसने अब्बू की तरफ देखा तो वो घबरा कर कहने लगी, बिल्कुल माहिरा भी मेरी बेटियों जैसी है, इसका फैसला अब सब मानेंगे। मुझे अब्बू का बहुत गुस्सा आया कि आखिर वो माहिरा को कुछ क्यों नहीं कहते, इससे इतना डरते क्यों हैं। एक दिन सब घर वाले किसी शादी पर गए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं घर पर ही रुक गई थी। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने कमरे से बाहर आ गई। किचन की तरफ जाते हुए मैंने माहिरा को देखा तो वो चोरों की तरह इधर उधर देखते हुए अब्बू के कमरे की तरफ जा रही थी। मुझे खटका महसूस हुआ कि अब्बू तो घर में नहीं थे, ये क्यों वहाँ जा रही है। कुछ देर बाद मैंने इसे निकलते हुए देखा तो इसने अपने दुपट्टे में कुछ छुपा रखा था। वो इस तरह वो चीज़ छुपाए घर से बाहर चली गई। मैंने सोचा इसके पीछे जाकर देखती हूँ वो किसी से मिलने गई है, मगर हैरानगी वाली बात वजह मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इसका पीछा करती। इसलिए सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। मुझे शक हुआ कि इसने कोई बहुत ही कीमती चीज़ अब्बू के कमरे से उठाई है। माहिरा के बारे में अब तक जितना मैंने अंदाज़ा लगाया था वो ये था कि शायद हमारे घर में वो किसी ख़ास मकसद से आई है। वो घर में हर वक्त कोई ना कोई हंगामा मचाए रखती थी और घर का माहौल ख़राब करके इससे खुशी मिलती थी। आखिर वो ऐसा क्यों करती थी?
मुझे कोई समझ नहीं आता था। आए दिन वो अपने बाप यानी फकीर को अपने घर बुला लेती और दोनों बाप बेटे हम सब घर वालों का दिल जलाते। नया भाई इसके प्यार में मुकम्मल तौर पर अंधा हो चुका था। इसे कुछ नहीं कहता था। कुछ रोज़ बाद दोपहर के वक़्त फ़कीर जैसा हुलिया बना रखा था। कुछ ही देर बाद वो घर से बाहर चली गई। आज मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं इसके पीछे जाकर ही रहूँगी। मैंने इसका ऐब ढूंढना था। वो अपने फ़कीर बाप के साथ इस इलाके में चली गई जहाँ मेरे अब्बू का दफ्तर था। एक तरफ छुप कर देखने लगी कि वो क्या करती है। इसने सलाखी में जाकर भीख मांगनी शुरू कर दी। मेरा सर चकरा कर रह गया। यहाँ क्या करने आई है? कुछ देर बाद जब मेरे अब्बू दफ्तर से बाहर निकले तो इसे यूं देखकर परेशान हो गए। पता नहीं वहाँ क्या क्या बात चल रही थी। कितनी दूर से मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, मगर अंदाज़ा हो रहा था कि अब वो सख्त गुस्से में थे। मैं खुश हो गई कि चलो इसकी को अब डांट पड़ेगी। मेरे ख्याल से इसकी आदत बन गई थी भीख मांगने की, इसी वजह से वो ना रह सके। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे अब्बू लड़की के सामने हाथ जोड़ रहे थे। मुझे अपने अब्बू पर तरस आया। अपनी इज्जत बचाने की खातिर इनको क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा था। एक मेरा भाई था जिसको अब तक नहीं था। मुझे मायरा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अब मुझे लगता है कि वो अब्बू को जानबूझकर तंग करती है। एक दिन मैं अब्बू के लिए चाय बनाकर इनके कमरे में जा रही थी। मुझे अंदर से मायरा के बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। वो मेरे अब्बू से कुछ कह रही थी। आप चाहे जितना भी छुपा दें, ये राज तो एक ना एक दिन खुल के ही रहेगा। अब्बू कहने लगे, जब तक तुम अपनी ज़बान बंद रखी थी तब तक ये राज राज ही रहेगा। मैं अब तक जाने कितने पैसे तुम्हें और तुम्हारे बकारी ख़ानदान को दे चुका हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी ज़बान बंद रहे और मेरे घर में किसी को ये राज पता ना चले। मायरा हंसने लगी कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जब तक मेरे ख़ानदान को घर से पैसे मिलते रहेंगे तब तक मैं चुप रहूँगी, लेकिन जिस दिन मेरा मुंह खुल गया इस दिन आपका ये राज भी खुल जाएगा। ये क्या पता चल रहा है कि कौन थी ये लड़की? वो मेरे बाप का कौन सा राज इसके पास था? मेरा वापस क्या लगना, जितना सोचती इतना ही उल्टी जाती। एक दोबारा बाई से कहा कि अपनी बीवी को ज़रा तमीज़ सिखाओ, क्योंकि वो अब्बू से बड़ी बदतमीज़ी करती है। मगर मैं बाई उल्टा मुझे डांटने लगा। मैं इसको भी बाबी समझता ही नहीं। हैरत अंग्रेज़ बाब इसके हमारे ख़ानदान से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मगर वो अफसर ताया चाचा के गुलशन में इनके लोगों के साथ जाकर गपशप लगाती रहती और ये बात मुझे मज़ीद तैश दिलाती थी। एक दिन इसका फ़कीर बाप इससे मिलने आए तो इसने इसे इंसल्ट करके घर से निकाल दिया। मायरा को जानी मेरी को पता चला तो इसने हंगामा मचा दिया और मुझे थप्पड़ मार दिया कि मैंने इसके बाप की बेइज्जती क्यों की। मुझे उम्मीद थी कि अब्बू मेरे हक़ में बोलेंगे, मगर वो भी चुप रहे, क्योंकि मायरा ने इन्हें आंखों में इशारे से मना कर दिया था कि वो कुछ ना कहें। और अब्बू कुछ बोलते बोलते खामोश हो गए। अब तो मुझे इस मायरा से बेइंतहा नफरत हो गई थी। दिल चाहता था कि इसे आग लगा दूं। अब्बू इसकी हमायत क्यों करते थे, इस बात का तजस्सुस मुझे ज़रूरत से ज़्यादा था। मैं इस राज को राज जानना चाहती थी। सोचने लगी इसके ख़िलाफ़ कोई मंसूबा बनाऊं या इसकी कोई कमज़ोरी ढूंढूं ताकि इस घर से बाहर निकाल सकूं। इसका पीछा जब भी किया कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने फ़कीर ख़ानदान में ही जाती थी और अपने कमरे को ताला लगा कर रखती थी। मैंने बहुत बार कोशिश की जिसके कमरे में जाकर कोई चीज़ तलाश करूं। वो कौन है और क्यों, किस नियत से इस घर में आई थी, इसका मकसद क्या है? क्योंकि बाई से शादी तो इसका मकसद नहीं था, इतना तो मैं भी समझ चुकी थी। मुझे मायरा बहुत पुरस्कार लगती थी। एक दिन मैंने इसके लिए चाय बनाई और इसे देने गई तो वो बहुत खुश हुई और मुझसे बातें करते हुए सारी चाय पी गई थी। मैंने की नींद की गोलियां डाली थी ताकि वो बेहोश हो जाए। कुछ ही देर वो अपने होश से गाफिल हो गई तो मैंने इसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। मुझे किसी ऐसे सबूत की तलाशी जैसे मैं इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकती। बहुत तलाशी के बाद कुछ भी ना मिला। मैंने जब इसका बैग खोला तो इसमें देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि इसमें जायदाद के कुछ कागजात थे। मैंने जब वो पढ़े तो होश गुम हो गए, क्योंकि इस पर मेरे अब्बू के दस्तखत भी थे। इसके वकील में कुछ ना मिला तो मैंने वो प्रॉपर्टी के कागजात लिए। मेरे ख्याल से इसने अब्बू से धोखे से दस्तखत करवाएंगे जायदाद अपने नाम करवाई थी। मैं बहुत खुशी अब्बू को वो पेपर वापस देने गई, मगर अब्बू ने उल्टा मुझे ही डांट दिया कि मैंने चोरी क्यों की है। अब्बू ने कहा कि उन्होंने खुद ये प्रॉपर्टी मेरी
दादी के नाम मेरे पास अब कोई सबूत नहीं था। जो एक था वो भी टूट गया। मैं नफरत इंतकाम में बुरी तरह अंधी हो चुकी थी। एक दिन मैं ताई अम्मा के पास बैठी थी। मैंने ताई के कमरे से इनके सोने का सेट चुराया और मायरा के कमरे में रख दिया। एक दिन मैंने खुद ही ताई से वो सेट मांगने की अपनी सहेली की शादी पे पहनूंगी। ताई ने जब वो देखा वो सेट कमरे में नहीं था, शोर मचा दिए। सब घर वाले इकट्ठे हो गए। मैंने सबके सामने कह दिया कि मुझे मायरा पर शक है। किसी को एक दिन मैंने ताई के कमरे से बाहर निकलते देखा था। इसके कमरे की तलाशी ली गई तो सोने का सेट इसके हमरा से बरामद हुआ। मायरा सब घर वालों के सामने झूठी पड़ गई, लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने ख्वाब में नहीं सोचा था। मायरा ने जलकर कहा, क्या अब मैं अपनी माँ के कमरे से सेट चुराऊंगी? इस बात पर हम सबके मुंह खोले के रह गए। जिससे कहा कि ताई की कोई औलाद नहीं, बेटी पैदा होते ही मर गई थी। इसके बाद अब तक वो बे औलाद थी। मेरे अब्बा जल्दी से आगे बढ़े और मायरा को खामोश करवाने लगे। इसकी मिन्नतें करने लगे कि वो चुप रहे, लेकिन आज तक लगता है कि सारे राज खुलने वाले थे। मायरा ने मेरे अब्बू से कहा कि चचा, सारी हकीकत खुद ही खुल जानी चाहिए। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। इसके चचा कहने में चुप हो गई। मेरा भाई भी हैरान रह गया। मायरा मेरी ताई की तरफ गई और इनका हाथ पकड़कर कहने लगी कि आपकी बेटी पैदा हुई थी मगर मरी नहीं थी। चचा ने इस बच्ची को फकीरों के ख़ानदान को दे दिया था और आपको एक मुर्दा बच्ची ला दी थी। वो बच्ची मैं ही थी। मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे कुछ साल पहले ही मेरी परवरिश करने वालों ने बताया था। बचपन में मैंने आपका घर देखा था, मगर जब मैं बड़ी हुई और हकीकत पता चली तो मालूम हुआ कि आप लोग वो गांव छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बहुत ढूंढा। 2 साल पहले ही मेरी मुलाकात कामरान से हुई थी। पहले मुझे मालूम नहीं था कि मेरे चचा का बेटा है, मगर एक दिन जब इसने मुझे अपने घर वालों की तस्वीर दिखाई तो मैं जान गई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपना हक लेकर रहूँगी। पहले तो शायद कामरान से शादी ना करती, मगर इस घर में आने के लिए और चचा को सबक सिखाने के लिए ये ज़रूरी था। जिसने मुझसे डरते थे और मेरी हर बात को मानते। मैं कहीं इनका राज ना खोल दूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। पूछने चाचा से सबकी नज़रें मेरे अब्बू की तरफ उठ गई। मेरे ताया दुख से पूछने लगा, क्या मायरा सच कह रही है? अब्बू ने खामोशी से सर झुका लिया, जिसका साफ साफ मतलब था कि इनका ही सारा कसूर था। मायरा सच्ची थी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे अपने अब्बू से नफरत हुई। उन्होंने अब्बू कहते हुए भी मुझे शर्म आने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकती हैं। मेरी ताए होते हुए पूछने लगी, हमारे साथ तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अब्बू रोने लगे, कहने लगे, अब्बा हमेशा से बड़े भाई से ज़्यादा प्यार करते थे और मुझे इस बात का शिकवा रहता था। वो हमें कम तवज्जो देते थे, इन्हें ज़्यादा। फिर जब बड़े भाई मेरी शादी हुई तो भी इनकी सारी तवज्जो भाई और भाभी की तरफ ही रहती थी और ये बात मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी। जब अभी मेरे अब्बा बहुत खुश हुए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई की जो भी औलाद होगी वो अपने हिस्से की सारी जायदाद इसके नाम कर देंगे। मुझे बहुत हसद महसूस हुआ। मुझे सोचकर गुस्सा आता था कि भाई की औलाद को सारी दौलत मिल जाएगी और हरम में थोड़ी मिलेगी। इसीलिए जब हॉस्पिटल में भाभी ने बच्ची को जन्म दिया तो मैंने इस बच्ची को फ़कीर ख़ानदान के हवाले कर दिया जिनकी बच्ची की वफ़ात हुई थी, और मैंने वो बच्ची भाभी को लाकर दिखा दी कि आपकी बच्ची नहीं बची। मैंने इस फ़कीर को बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि मेरी भाई की बच्ची को अच्छी परवरिश करना, और मेरे घर वाले मामला आ जाता। धमकियां देता कि अगर मैंने इसे पैसे ना दिए तो मेरे भाई और भाभी को सब बता देगा। मुझे इस देरियों पैसे देने पड़ते। फिर तंग आकर मैंने सबको कहा कि वो मोहल्ला ही छोड़ दे। जहाँ आकर मुझे कभी कभी अफसोस होता कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन आप बहुत देर हो चुकी थी। फिर जब कामरान ने इस शादी का कहा तो मैं बहुत डर गया और मना कर दिया, मगर मायरा ने मुझे धमकी दी और कहा कि अपने बेटे से मेरी शादी करा दो, वरना मैं अफसर माँ बाप को सब कुछ बता दूंगी। मैंने मजबूर होकर इसकी शादी कर दी। मायरा चाहती थी कि मैं इसे इसका हक दूं, क्योंकि भाई की जायदाद पर मैंने ही कब्ज़ा जमाया हुआ था, इसलिए मैंने इसके बराबर प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। मैं अंदर से इतने सालों से इसके नाम का बोझ उठाते
थक गया था। मुझे माफ़ कर दें। मेरे अब्बू ने मेरे ताई के आगे हाथ जोड़ दिए। ये मंजर बहुत दिल दुखाने वाला था। ताया और ताई सारी उम्र औलाद के लिए तड़प रहे थे और इनकी औलाद गैरों के हाथ में थी, जो सब करने वाले मेरा अपना सक्का भाई था। मायरा ने मेरा ताया और ताई को गले लगाया और कहा कि मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी और आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। मेरा भाई मायरा को बहुत चाहता था और मायरा के साथ ही ताया के पोर्शन में शिफ्ट हो गया था। मैं घर में कोई भी अब्बू के साथ बात नहीं करता तो हर वक्त माफ़िया मांगते रहते थे। आखिर एक दिन मायरा के कहने पर ही ताया और ताई अब्बू को माफ़ कर दिया, क्योंकि मायरा ने कहा कि अब्बू जो पैसे इस फ़कीर को देते थे इसी से इसे अच्छी ज़िंदगी गुजरी। अगर अब्बू हर महीने वो पैसा फ़कीर को ना देते तो आज वो भी कहीं भीख मांग रही होती। अल्लाह का बड़ा ही करम है। मैंने ताया से माफ़ी मांगी और मैंने भी इसके साथ बहुत बुरा किया, इसने भी मुझे माफ़ कर दिया। एक बार फिर हमारे घर पहले जैसा हो गया। प्यार और मोहब्बत सिर्फ मायरा की वजह से था। अब सब से फ़ख्र से कहती थी कि मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। नाज़रीन, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।